Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Study with Concept. So I have uploaded the fourth part of this chapter and हमने इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है लगभग। और आज हम व्यापार से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा का जो व्यापार था वो काफ़ी दूर दूर तक मशहूर था और ओमान और मेसोपोटामिया से कई सारी वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। इसमें मेसोपोटामिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से हमें जो लेख हैं मेसोपोटामिया के उसमें मेलवा शब्द का प्रयोग दिखाई देता है, जो कि संभवतः हड़प्पा वासियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हड़प्पाई लिपि की क्या विशेषताएं थीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी लिपि का संज्ञा दी जाती है और रहस्यमयी लिपि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपने आप में अनूठी और विशेष है और यह वर्णमाला रहित लिपि है और चित्रमयी इसके अंदर काफ़ी चित्र हैं जिसमें चित्रों की संख्या 375 से 400 के बीच में है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। तो इससे पुरातत्वविद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसकी लिखावटें मोहरें, तांबे और औजार, मर्दबान के ऊपर भी इसकी कुछ सूचनाएं हमें दी गई हैं। हड़प्पाई क्षेत्र में जो मृदभांड है, चक्कियाँ, मनके, इन पर भी हड़प्पाई लिपियों का विवरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में बाट मुख्यतः चट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे और बाट बनाने की कई सारी तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे धुआंधारी और दशमलव पद्धति। तो अगला टॉपिक हमारा प्राचीन सत्ता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हड़प्पा समाज में शासक थे या नहीं थे उसके विषय में हमें ये पैराग्राफ जानकारी देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। तो इसका अर्थ है कि जितने भी हमें आज तक पुरातत्व विदों को जो भी शासकों से संबंधित चीज़ें मिली हैं वो हमें एकदम एग्जैक्ट जानकारी हड़प्पा सभ्यता के विषय में नहीं देते कि वहाँ पे शासक थे या नहीं थे। तो इस विषय में काफ़ी विवाद बना हुआ है आज भी और पुरातत्वविद हालांकि इसका खोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पुरातत्वविदों को जो ये मत है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो विशाल संरचना हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है, लेकिन पुरातत्वविदों को एक विशाल संरचना जो ये महल प्राप्त हुआ है जिसे प्रासाद कहा गया है उससे संबंधित कोई भी भव्य वस्तु वहाँ से हमें नहीं मिली है। और पुरोहित राजा की जो मूर्तियाँ हमें भी वहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये पुरोहित राजा था या फिर किसी देवता की ये मूर्ति है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मूर्ति बनी हुई है ये पुरोहित राजा की मूर्ति है। अन्य मतों के अनुसार कुछ पुरातत्वविदों का ये मानना है कि व्यापक सभ्यता होने के कारण यहाँ पर कोई शासक नहीं थे और बल्कि एक समान संरचना पाने के कारण यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कई सारे राजा नहीं एक राजा नहीं बल्कि कई सारे राजा थे। और कुछ ये मानते हैं कि कई जगहों पर राजा का समूह भी शासन करता था। तो आज भी इस विषय में विवाद बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा था कि नहीं था, इतनी बड़ी विशाल सभ्यता कैसे चलती थी। हमारा अगला टॉपिक सभ्यता का अंत यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ या फिर हड़प्पा सभ्यता जो एक विशाल साम्राज्य में फैली हुई सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ। Then we will try to know that how the decline of Harappan civilization was and what was the reason behind it. तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में भी कोई जानकारी हमें एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हम यही हुआ होगा, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता पूरी अनुमानों पर ही आधारित है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में पुरातत्वविदों द्वारा कई सारे अंदाजे लगाए जाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो आज तक हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कोई कारण पता नहीं लगाया जा सका है। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आई थी
ऐसा मानते हैं पुरातत्वविद कि 1900 ईसा पूर्व तक आते-आते हड़प्पा सभ्यता में कई सारी प्राकृतिक आपदाएँ आई। जैसे बाढ़ आ गई वहाँ पे, सूखा पड़ गया या फिर और भी अन्य कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। तो अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड युद्ध। हड़प्पा सभ्यता में क्या पता किसी ने भारी आक्रमण कर दिया हो और जहाँ तक संभव है ये लोग मध्य एशिया से आए होंगे और भारत के हड़प्पा वासियों पर इन्होंने आक्रमण किया होगा और इन्होंने संहार किया होगा। तो युद्ध भी एक महत्वपूर्ण नीति रहा हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में। तो कुछ पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि सिंधु नदी जो हड़प्पा सभ्यता के किनारे से जो निकलती थी वो नदी, उस नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और हड़प्पाई क्षेत्रों में जा चली। इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। उपरोक्त कारणों से ये बोला जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के बाद एक और सभ्यता अस्तित्व में आई जिसे हम उत्तर अनुवर्ती संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उत्तर अनुवर्ती संस्कृति उसको कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई। हमें पुरानी वस्तुएं देखने को नहीं मिलती थी और व्यापार के नए नए तंत्रों का उदय हो चुका था। तो अब जो ये सभ्यता आई हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, इसको उत्तर अनुवर्ती या फिर अनुवर्ती संस्कृति कहा गया, जिसकी स्थापना 1850 के दशक में हुई थी या फिर 1850 में ही हुई थी। उसके पहले जनरल डायरेक्टर थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए गए। उन्होंने अपनी खोज के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों को आधार बनाया। उनकी रुचि आरंभिक ऐतिहासिक काल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी। आरंभिक ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों को अपना अध्ययन किया और उसको आधार बनाया। संयोग वंश कर्निघन तथा बौद्ध यात्री के लेखन में ये समानता थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत आरंभिक ऐतिहासिक काल से हुई जो कि उसका भ्रम था। तो कर्निघन का भ्रम ये था हड़प्पा सभ्यता में सभ्यता की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई है। ओके, thank you for watching it. We will try to cover another topics in other videos. Okay, thank you.